हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित सिंह और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि अभी मुझे बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं और इस चीज़ की बहुत डिमांड भी है कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें अगर हम ACF FRO लॉगिंग ऑफिसर का जो कंबाइंड एग्ज़ाम है उसमें जो अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस ऑप्शनल को हम पिक करें। ये सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो, खुद से स्टूडेंट इतना एनालिसिस कर पाए ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कभी इस साल प्रिपरेशन स्टार्ट किए, पिछले साल प्रिपरेशन स्टार्ट किए है। इस तरीके के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं जिनके मन में 36 तरीके के डाउट्स होते हैं। तो इस वीडियो में FRO ACF लॉगिंग के ऑप्शन को लेके मैं आपके 100% जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर करूँगा, और जो कुछ बचेगा वो आपको कमेंट में करना है। मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर दूंगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, काफ़ी टाइम लगाया है, डेटा एनालाइज करके बताया है। स्पेशली देखो, मेरी वीडियो और जितने भी सेम टॉपिक पे और यूट्यूब चैनल्स ने भी वीडियो बनाई होगी, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि मेरी वीडियो में सब चीज़ बैक्ड बाय डेटा होगी। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूँगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आपको आप बॉटनी ले लो, आप मैथ्स ले लो, या आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लो, फॉरेस्ट्री ले लो, एग्रीकल्चर ले लो। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। मैंने क्या किया है, अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, 3 एग्जाम इससे पहले हुए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। देखो, ये फर्स्ट टाइम है जब ACF FRO का और इसमें लॉगिंग के साथ ये कंबाइंड एग्जाम हो रहा है तीनों फॉरेस्ट की पोस्ट के लिए। इससे पहले जो 2021 में एग्जाम हुआ था वो सिर्फ FRO की पोस्ट के लिए हुआ था, और 2019 में एक एग्जाम हुआ था वो ACF के लिए हुआ था, और उससे पहले 2015 में भी एक एग्जाम हुआ था, वो इसके लिए हुआ था, FRO के लिए हुआ था। तो लॉगिंग का मुझे एज सच कोई बैक डेट में कुछ मिला नहीं है। FRO का एग्जाम है 2011-12 के आसपास भी हुआ था, पर उससे रिलेटेड मुझे डेटा मिल नहीं पाया। तो डेटा रिजल्ट का जो मेरे पास है वो 2015 वाले एग्जाम का है, 2019 ACF के एग्जाम का है, और ये जो है आपका अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था FRO का 2021 के एग्जाम का है। अब मैंने क्या किया है, देखो, अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, इनका फाइनल रिजल्ट आता है तो एक PDF आता है फाइनल रिजल्ट का, एक PDF आता है आपका एक PDF आता है मार्क्स का, जिन्होंने मेंस अटेम्प्ट किया होता है उन सब के मार्क्स उस PDF में होते हैं, और एक PDF आता है जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के। तो मैंने क्या किया है, इन 3 PDF के डेटा को एक्सेल शीट में फॉर्मूला यूज़ करके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके, पिवट टेबल का यूज़ करके, जो एडवांस एक्सेल लोग जानते होंगे उनको ये पता होगा, ये सब उनका यूज़ करके बहुत ही इंसाइटफुल जो डेटा है रिलेटेड टू ऑप्शन वो निकाल के आपको इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात कि ACF हो या फिर FRO हो, सिलेबस दोनों का सेम है। अगर आप मैच भी करना चाहो तो रेयर ही होगा कि आपको एक लाइन भी इसमें डिफरेंट मिल जाए। मतलब ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं ACF और FRO और लॉगिंग ऑफिसर के लिए ये। अब देखो, इसमें एक बात ये है कि सबसे पहले हम आते हैं कि ऑप्शनल पे मतलब कैसे हम ऑप्शनल को चूज़ करें, क्या फैक्टर्स हमारे माइंड में रहते हैं। ये तो एक वैकेंसी का मैंने ट्रेंड आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अभी वाली वैकेंसी है 2025 वाली, उसमें 46 पोस्ट हैं। उसमें कंबाइंड है, ACF भी है, FRO भी है, लॉगिंग भी है। और इससे पहले जो FRO का एग्जाम आया था उसमें भी सेम नंबर ऑफ पोस्ट थी। इससे पहले ACF का भी एग्जाम आया था, उसमें जस्ट एक नंबर कम था इससे। तो 60-62 के आसपास जो पोस्ट आई थी वो 2012 और 2015 में ही आई थी। मतलब देखो, नंबर ऑफ पोस्ट का कम होने का मतलब है एग्जाम का और कॉम्पिटिटिव हो जाना, बिल्कुल एक एक दो दो नंबर से लोगों का बाहर हो जाना। तो वो यहाँ पे इसलिए ऑप्शनल बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पे। अब देखो, ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्यों मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, और क्यों स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा है कि हमें ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चाहिए सेपरेटली, या ऑप्शनल के रिगार्डिंग हमें एक सजेशन चाहिए। तो अगर आप ये मेंस का प्लान देखोगे तो मेंस में जो टोटल है, मेंस प्लस इंटरव्यू है 775 का, जिसमें से इंटरव्यू है 75 का, यानी कि आपका मेंस जो है वो 700 मार्क्स का है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इस 700 मार्क्स में जो ऑप्शनल है, फर्स्ट ऑप्शनल और सेकंड ऑप्शनल, वो 200-200 नंबर का है। मतलब ये जो 2 सब्जेक्ट आप एज अ ऑप्शनल चूज करोगे, अपने मनपसंद जो सब्जेक्ट चूज करोगे इस एग्जाम में, वो 50% से भी ओवर वेटेज रख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। दैट्स वाई ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आप एक सही ऑप्शनल को चूज करें,
और इसके लिए मैं आपको अभी पूरा कंप्लीट गाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट वॉच द वीडियो, एवरीथिंग विल बी बैक्ड बाय डेटा ओनली। और ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा भी नहीं होगा, स्पेशली FRO ACF ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ देखो, सबसे पहली बात तो हम ये आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम के लिए क्या है। या तो आप इंजीनियरिंग या फिर आपकी मतलब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर विज्ञान यानी बैचलर ऑफ साइंसेज में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है ये भी ऑलरेडी मेंशन्ड है इसमें कि कृषि हो, वनस्पति हो, रसायन हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग में इसमें मेंशन्ड है कि कृषि, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल। अब देखो ये जो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए सब्जेक्ट रखे हैं, और अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल को देखो ये एग्जैक्टली सेम ही है ऑलमोस्ट। बट देखो 14 पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हैं और ऑप्शनल में भी 14 पॉइंट्स लिखे हैं। तो एग्जैक्टली वही जो एलिजिबिलिटी के लिए सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में चूज करने के लिए दिए गए हैं। बट एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आपको फ्री हैंड दिए गए हैं ऑप्शन चूज करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैंने BSc किया है, लेट्स से मैंने बीटेक किया है लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग में, तो ऐसा इसमें मैंडेटरी नहीं किया है कि मैंने अगर सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है तो जो 2 मैं सब्जेक्ट चूज करूंगा उसमें से एक सिविल इंजीनियरिंग होगा, या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कोई सब्जेक्ट चूज करूंगा, या ऐसा कोई सब्जेक्ट ही चूज करूंगा जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया एग्जाम में, मतलब नोटिफिकेशन जो आया है इसका, और ना ऐसा पहले हुआ है कभी भी। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो इसमें। आप मैथ्स में आपकी डिग्री होने के बाद भी आप बायोलॉजी भी ऑप्शन ले सकते हो इसमें। तो इसमें सबसे अच्छी बात तो यही लगी मुझे इस नोटिफिकेशन की, इसमें फ्री हैंड दिया गया है ऑप्शन के लिए। इट्स जस्ट लाइक अ UPSC एग्जाम। UPSC में भी ऐसे ही होता है, आपकी ग्रेजुएशन किसी से भी हो, सब्जेक्ट ऑप्शनल आप कुछ भी चूज कर सकते हो। बट इन्होंने क्या किया है, जो सिमिलर से सब्जेक्ट हैं उनको उनके कॉम्बिनेशन के लिए मना किया है। आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं ना, 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में से सिमिलर काइंड ऑफ जो मतलब जिनमें सिलेबस मैक्सिमम ओवरलैप करता है, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ये आपका वेटनरी साइंसेज है, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है आपस में। दैट्स वाई इन्होंने बोला है कि अगर आप कृषि लोग, इन तीनों में से एक ही लोगे, अगर आप 2 ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आउट ऑफ दीज 3 यू विल पिक ओनली 1। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में से आप एक ही ऑप्शन लोगे, क्योंकि ये भी ओवरलैप करते हैं। ऐसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, और जिन्होंने किया है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट नहीं ले, मतलब ये एक साथ नहीं ले सकते आप सब्जेक्ट। ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक साथ नहीं ले सकते, अगर आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एक साथ नहीं ले सकते। मतलब ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है, जैसे का में क्या क्या मेंशन है, कृषि अभियांत्रिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, मतलब इन 3 में से आप सिर्फ एक ही ले सकते हो, 2 नहीं पिक कर सकते। ऐसे ही जैसे पॉइंट लिखा है इसमें, गणित और सांख्यिकी, मतलब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप मैथ्स लेते हो तो यू कांट टेक स्टैटिस्टिक्स एज अ सेकंड ऑप्शन। बट एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई लेना देना नहीं है, जो आपका मन करे वो आप पिक कीजिए इस एग्जाम के लिए। अब मैं आता हूँ उन फैक्टर्स पे जिनको आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन चूज करते हुए, ठीक है। सो देखो, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है उसी कंटेंट को जो इन्होंने हिंदी में लिखा था। आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, मतलब ये BSc की डिग्री के लिए बोल रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग में है तो इट कैन बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, environmental science, forestry, geology, horticulture, mathematics, physics, statistics, veterinary sciences and zoology। तो ये आपके वैसे तो यहाँ पे 14 सब्जेक्ट लिखे हैं, पर ये 14 से ज़्यादा हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर ही और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखो तो 6 एक्स्ट्रा और हैं, तो टोटल 20 ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं इस एग्जाम में। अब देखो ऐसा तो है नहीं, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स ले सकता है क्योंकि मैथ्स उसने कभी पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग में। बट कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट जो है सिविल इंजीनियरिंग में ऑप्शन लेके एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो अलग ही डोमेन है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रख के अब चीज़ें करनी है। अब देखो आते हैं हम फैक्टर्स पे जो एग्जैक्टली आपको हेल्प करेंगे ऑप्शन को चूज करने में। देखो सबसे पहली बात, आप देखो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो जो सब्जेक्ट आपने बहुत टाइम से पढ़ा है, अगर आप उसमें प्रो हो तो वो आप बहुत जल्दी भी कवर कर लोगे, आपको उसमें इंटरेस्ट भी होगा ऑब्वियसली, तभी आपने वो चूज किया था एजुकेशनल बैकग्राउंड में। अब देखो इसमें 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो भी किया है वो बहुत अच्छे से किया है, पढ़ के बिल्कुल प्रॉपर अच्छे परसेंटेज से, अच्छे ग्रेड से। तो वो लोग, तो उन लोगों को मेरी एडवाइस होगी कि
वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला ही ऑप्शन लें। उनके लिए बेस्ट एडवाइस यही है, इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सब्जेक्ट्स में, तो यू शुड गो विद दैट। बट अगर वो सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी है तब आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो। अगर वो मतलब आप 2-3 महीने में कवर भी कर सकते हो और उसमें आप अच्छे भी हो, तो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड वाला ही सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब देखो दूसरे टाइप के लोग इसमें कैसे आएंगे। दूसरे टाइप के लोग ऐसे आएंगे जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है पर वो लेना नहीं चाहते क्योंकि सब्जेक्ट उनका लेंदी है। जैसे कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि सिलेबस कितना सारा होता है इंजीनियरिंग में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब वो अच्छे भी होंगे तो भी वो जो उनको रिवाइज करना, उसको फिर से प्रिपेयर करना, ये बहुत ही लेंदी है। मतलब ये वो 2 महीने के टाइम फ्रेम में उसको कवर कर पाना बहुत चैलेंजिंग है। इसी कैटेगरी में मैं उन स्टूडेंट्स को भी रख देता हूँ जिनका अपना इंटरेस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब वो जैसे उसने बीएससी मैथ्स किया था, वो बस कर लिया था, ग्रेजुएशन हो गई थी, अब उसको ये नहीं पता कि अगर मैं इसे शुरू करूंगा कहाँ से करूंगा। अगर आप उनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ लो तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं था और ना वो उतना मतलब अलाइंड है उस सब्जेक्ट से अभी ग्रेजुएशन करने के बाद। तो ऐसे लोग जिनको ना इंटरेस्ट है मतलब अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में, और वो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से हट के कुछ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उनको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। मतलब ये जो गिवन ऑप्शनल हैं इसमें देखना है आपको कि कौन सा आपका इंटरेस्ट एरिया है। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने यूपीएस मतलब लेट्स से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो आई फाउंड एनवायरनमेंट वेरी इंटरेस्टिंग, और एनवायरनमेंट साइंस इसमें वन ऑफ द ऑप्शन भी है, सो आई कैन ऑप्ट फॉर इट, इजंट इट। अब देखो सेकंड इसमें क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो ऑप्शनल स्कोरिंग भी हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत कुछ उसमें एफर्ट भी करो और उसमें एक लेवल से ऊपर मार्क्स जाते ही नहीं है। ऐसा भी होता है वैसे जनरली इस एग्जाम में, या और जितने ऑप्शनल वाले एग्जाम होते हैं उसमें कुछ ऑप्शनल एक फिक्स टाइप के नंबर ही देते हैं, उससे ऊपर उसमें मार्क्स जाते ही नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है, आप ये कंसीडर कर सकते हो कि वो जो आप ऑप्शनल पिक कर रहे हो, अगर आपने जीएस किसी सिविल सर्विसेज जैसे पीसीएस या आईएएस की प्रिपरेशन की है या कर रहे हो, वो किसी सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो ओवरलैप कर रहा है तो वो जल्दी कवर होगा। मतलब वो आपको जीएस में है भी, अगर आपने जीएस प्रिपेयर किया है तो ऑब्वियसली वो कुछ पार्ट तो उसका पहले ही कवर हो जाएगा और आपको कुछ ही पार्ट कवर करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आप ऑप्शनल चूज करो उसके रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ऑप्शनल चूज कर लो जिसकी आपको बुक भी नहीं मिल रही है, ना किसी ने उसे ऑप्शनल में कभी एग्जाम दिया है, मतलब आपको कोई सोर्स गाइडेंस कुछ ना मिले। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर वो जीएस में आपको बेनिफिट कर दे तो इससे बढ़िया क्या। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर ऑप्शनल की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में कुछ पार्ट जो है अगर होगा वो हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन आता है इकोनॉमी में, कुछ पार्ट हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो जो एग्रीकल्चर आप इसमें लेट्स से ऑप्शनल आपने ले लिया, तो अगर आप सिविल सर्विसेज जैसे पीसीएस आईएएस वाले एग्जाम में भी बैठ रहे हो तो वहाँ पे भी ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको बेनिफिट करेगा, आपको ज़्यादा डीप नॉलेज होएगा अदर कैंडिडेट से एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम का। पीसीएस लोअर पीसीएस या मतलब जो एलाइड एग्जाम होते हैं जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है या यूपी कराता है या कोई भी अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं। तो आपको ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या ऑप्शनल स्कोरिंग है, क्या वो जीएस से ओवरलैप कर रहा है, और अगर वो ओवरलैप मतलब अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया, अगर तीन फैक्टर्स को आप देख के आपने ऑप्शन चूज कर लिया, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या मैंने जो ऑप्शन चूज किया है उसकी मार्केट में बुक गाइडेंस या किसी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ा है जो जहाँ से मुझे ये पता लग जाए कि इसके क्या सोर्सेज है। तो ये सब आपको ध्यान में रख के ही ऑप्शन लेना है। और लास्ट चीज की ऑप्शनल बहुत लेंथी भी ना हो। जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स उनको कवर करना तो मतलब महाभारत टाइप का ही गेम है, वो बहुत ही लेंथी होते हैं, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये जो फाइनल रिजल्ट आता है ना इन एग्जाम का एफआरओ एसीएफ का, अगर इसमें 50 बंदों का सिलेक्शन होता है तो रेयर 1 या 2 का सिलेक्शन मिलेगा आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो भी उन लोगों का जो बहुत ही प्रो रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग में, ऐसे लोगों का। तो ऐसे सब्जेक्ट को भी आप अवॉइड करें मेरे अकॉर्डिंग, तो जो बहुत ही लेंथी होते हैं, मतलब जिनमें टाइम लगे 2 महीने से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है उसको कवर करने में, तो यू शुड नॉट पिक इट नाउ। अब मैं जो आपको बताऊंगा सब मैंने ये किया है 2015, एसीएफ 2019 और 2021 का एनालिसिस किया है रिजल्ट्स का। तो देखो इसमें ऑप्शनल से कुछ ऐसा डेटा निकल के आया है।
जिन्होंने भी 2021 में जो अभी रिसेंटली जो आपका ये एग्जाम हुआ था एफआरओ का 2021 का, उसमें जिन्होंने भी इस एग्जाम को दिया है उनके ऑप्शनल क्या थे, मेंस जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो 257 लोग ऐसे थे जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस से इस एग्जाम को दिया है, मेंस बोल रहा हूं मैं। फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री से 81 लोगों ने एग्जाम दिया है, मैथ्स से, फिजिक्स से लोगों ने एग्जाम दिया है, एग्रीकल्चर से, केमिस्ट्री से, जियोलॉजी से। मतलब अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो ये मैक्सिमम लोगों ने पिक किए हैं। इसके बाद आप देखोगे, ये देखो स्टैटिस्टिक्स एक ही, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक, हॉर्टिकल्चर एक, ये जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हैं इनके सबसे लोएस्ट नंबर रहेंगे चूज करने में कैंडिडेट्स के द्वारा। तो सबसे फेवरेट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेंस में बैठने वालों ने इन्वायरमेंटल साइंस को लिया है। एक मुझे फॉरेस्ट्री दिख रहा है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी दिख रहा है जो पीसीएम है, क्योंकि बीएससी से रिलेटेड एग्जाम भी है ये। फिर एक एग्रीकल्चर दिख रहा है, एक जियोलॉजी दिख रहा है। अब हम आते हैं कि 2021 में जिन लोगों का इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था उनका ऑप्शन क्या था। देखो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मेंस जिन्होंने दिया था दैट इज डिफरेंट थिंग, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे। फिर जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ वो किस ऑप्शन से हुआ है उसका भी मैंने डेटा प्रिपेयर किया है, वो ये है। देखो तो ये जो 2021 वाला रिजल्ट है इसमें 46 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 37 लोग ऐसे थे जिनका ऑप्शनल इन्वायरमेंटल साइंस था। मतलब एक ऑप्शनल जिनका इन्वायरमेंटल साइंस था। अब देखो 20 लोग उसमें ऐसे थे जिनका एक ऑप्शनल आपका फॉरेस्ट्री था, और एग्रीकल्चर वाले भी 7 थे। तो अगर आप देखोगे तो टॉप 3 ऑप्शनल ऑफ द टॉपर्स इन 2021 वाज एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जिसमें से इन्वायरमेंट का नंबर तो ह्यूज है। मतलब मेंस में भी ये बहुत बड़ा नंबर है और सिलेक्शन वाली कैटेगरी में भी ये बहुत बड़ा नंबर है। अब देखो इसमें मैंने ये जो टॉप वाले सब्जेक्ट हैं इनमें स्टूडेंट ने कितना मैक्सिमम स्कोर किया है, कितना, ये टॉपर का डेटा है फाइनली सिलेक्टेड बच्चों का, पहले तो ये ध्यान रखें। तो इनमें से किस बंदे के हाईएस्ट मार्क्स आए किस सब्जेक्ट में और कितने मिनिमम रहे हैं और क्या ओवरऑल एवरेज आया है इन देखो। तो इन्वायरमेंटल साइंस में जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 146 तक गया है। ये 146 आपको क्या बता रहा है कि इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 150 के अराउंड जा सकते हो स्कोरिंग में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और इसका एवरेज कितना है देखो, मतलब इन 37 लोगों का अगर आप एवरेज निकालो मार्क्स का इन्वायरमेंटल साइंस में तो ये समथिंग अराउंड 120 आ रहा है। मतलब जो जितनों का भी सिलेक्शन हुआ है उन्होंने जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें 120 मार्क्स के आसपास पाए हैं। ऐसे ही जो सेकंड ऑप्शन है फॉरेस्ट्री, इसका थोड़ा मैक्सिमम मार्क्स कम है, इसमें मिनिमम भी है कि कम से कम वाले के कितने मार्क्स आए इसमें जो सिलेक्ट हुआ। फिर इसमें एवरेज 113 है। अब देखो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा क्लू लेना चाहो 2021 के फाइनल रिजल्ट से तो कुछ आपको फेमस ऑप्शन लग रहे हैं टॉपर्स के बीच में। इन्वायरमेंटल है, फॉरेस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, और आप जियोलॉजी मैथ ये भी मान सकते हो, एक जियोलॉजी, ये 4 ऑप्शनल्स हो गए। इसके अलावा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो यहाँ पे चमक ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। ये टॉप 5-6 ऑप्शनल्स हैं जो सभी मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आपको इन कैटेगरीज में ही मिलेंगे। अब देखो दूसरी चीज़ आप अगर देखो ये एवरेज मार्क्स को देखना, यहाँ अगर आप हर सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स को देखो, ये फाइनली सिलेक्टेड बच्चों के मार्क्स हैं, तो इसमें क्या है कि समथिंग अराउंड अगर मैं अप्रॉक्सीमेट निकालूं तो 116 या 117 आएगा सबका एवरेज ऑप्शनल में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन भी लेना है तो ऑप्शनल में आपको लगभग 120 प्लस ही मार्क्स चाहिए। अगर 120 प्लस आपके मार्क्स नहीं है तो आप मतलब रेयर ही है आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन होना, क्योंकि उससे नीचे आएंगे तो अगर आप कैटेगरी में हो तब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको बेनिफिट मिल जाए, और कैटेगरी भी उतना आजकल बेनिफिट देती नहीं है, 4-5 मार्क्स का या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हार्डली 8 या 10 मार्क्स का आपको डिफरेंस दे सकती है। उसके अलावा ऑलमोस्ट अगर आप 120 से नीचे हो तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है इस एफआरओ एसीएफ के एग्जाम में, तो आपको थॉरो प्रिपेयर करना होगा। तो थोड़ी सी हिंट मिल गई आपको 2011 के रिजल्ट से कि इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और पीसीएम थोड़े से फेमस ऑप्शनल्स हैं। और अगर आप देखोगे ये कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ऑप्शनल थोड़ा रेयर लोग ऑप्ट करते हैं। अब आते हैं ये 21 का रिजल्ट था, अब मैं आ रहा हूँ 2019 में जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें क्या था ऑप्शनल का स्टेटस। ये उनका डेटा है जिन्होंने मेंस दिया था। तो देखो मेंस में जितने भी लोग बैठे थे 307 लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस को पिक किया था। 307 लोगों ने, बहुत बड़ा नंबर है 307। और ऐसे ही सेकंड नंबर पे कौन सा है, फॉरेस्ट्री है जिसको पिक किया था 114 लोगों ने मेंस देने के लिए। फिर आपका एग्रीकल्चर
वही फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिर जियोलॉजी। तो ये देखो आप, ये है मेन, वही चीज़ें यहाँ पे घूम रही हैं 2019 वाले रिजल्ट में। इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप तभी ले सकते हो जब आप उनमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, वरना ये जो ऑप्शनल्स हैं बाकी इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और जियोलॉजी, ये जेनरिक लेवल के हैं, मतलब ये और जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उनसे ओवरलैप भी होते हैं। दैट्स वाई इनमें कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे आपको। अब हम आते हैं कि रिजल्ट क्या रहा था, जिन्होंने इस एग्जाम में सिलेक्शन लिया है उनके ऑप्शनल क्या थे। ये तो मेंस जिन्होंने दिया था उनके ऑप्शनल्स हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे तो जिन्होंने इसमें 45 पोस्ट थी, तो 45 में से 31 लोग ऐसे थे जिनका इन्वायरमेंटल साइंस ही ऑप्शनल था। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो इसमें आप मैक्सिमम रेंज भी देखो, एक कैंडिडेट तो ऐसा है कि जिसके मार्क्स भी 154 आए हैं और एवरेज कितना है इन्वायरमेंटल साइंस में 126.5। मतलब देखो, ये दो रिजल्ट देख के आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा, इन्वायरमेंटल साइंस सबसे पहली प्रायोरिटी है जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं उनके। फिर देखो सेकंड नंबर पे क्या है, फॉरेस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, फॉरेस्ट्री है। और इसमें देखो, इसमें मार्क्स लेकिन कम है इस एग्जाम में, मैक्सिमम कम है, एवरेज भी कम है, इजंट इट। फिर एग्रीकल्चर, जियोलॉजी फिर से आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी वही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और जियोलॉजी ये मेजर आपके निकल के आ रहे हैं। बाकी ये 4, 3, 2 ऐसे करके हैं, इसलिए दैट्स व्हाई मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कितने लोग सिलेक्ट हुए थे। अब हम बात करते हैं इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था 2015 का। देखो 2015 में 275 लोगों ने मेंस दिया था इन्वायरमेंटल साइंस से। फिर सेकंड नंबर पे है फिजिक्स, थर्ड नंबर पे है मैथ्स, यहाँ पे बॉटनी भी आ गया पिक्चर में, लेकिन ये मेंस वालों का डेटा है, ये फाइनली सिलेक्टेड का नहीं है। फिर फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर थोड़ा नीचे चला गया था 2015 में, मतलब कम लोगों ने इसे ऑप्ट किया है, जियोलॉजी को भी कम लोगों ने ऑप्ट किया है। बट ये वाला टॉप पे चल रहा है। 3 रिजल्ट देख लिया आपने अभी, कौन सा, 21 का देख लिया, 19 का देख लिया, 15 का देख लिया, पर इन्वायरमेंटल साइंस टॉप पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 एग्जाम थे उनमें मुझे एग्रीकल्चर और जियोलॉजी और आपका एक और था, एग्रीकल्चर और जियोलॉजी भी इसके साथ में देखने को मिल रहा था हर जगह मोस्टली, और साथ में पीसीएम एज वेल। अब आते हैं कि 2015 में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके ऑप्शंस क्या थे। सी ये देखो 2015 में समथिंग अराउंड 60 या 62 के आसपास पोस्ट रही थी। उसमें से इन्वायरमेंटल साइंस जो ऑप्शनल था वो 39 कैंडिडेट्स का था, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 148 के आसपास गए हैं, और एवरेज कितना आया है 116। मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके सबको मार्क्स को सम कर दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पीपल से जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शन लिया था, तो 116 उनका एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ऑप्शनल था, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ऑप्शनल था वो 39 कैंडिडेट्स का इन्वायरमेंटल साइंस था। फिर फॉरेस्ट्री था, फिर एग्रीकल्चर था, फिर आपका फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, ऐसे ऐसे करके है। तो अगर मैं देखो इसको कंक्लूड करूँ थोड़ा सा, देखो एक पॉइंट तो क्लियर है कि चाहे टॉपर हो चाहे बंदा सिर्फ मेंस दे रहा हो, इन्वायरमेंट सब ले रहे हैं। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। वाई इन्वायरमेंट? सी सबसे पहली बात है, एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो के लिए कि जो आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें यह लिखा था, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। मतलब आयोग ने ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था एफआरओ, एसीएफ और लॉगिंग ऑफिसर का जो कंबाइंड निकाला था, उसमें सिलेबस मेंशन नहीं था नोटिफिकेशन के अंदर। ये तो अलग से सिलेबस वाला सेक्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, ये वहां से मैंने एफआरओ और एसीएफ का सिलेबस डाउनलोड किया है। ऑल्दो दे मतलब एग्जैक्टली सिमिलर ही है एफआरओ और एसीएफ का सिलेबस। शायद वो एक अब कंबाइंड पीडीएफ बनाएंगे, सिलेबस फॉर कंबाइंड एग्जाम ऑफ एसीएफ, एफआरओ और लॉगिंग ऑफिसर। बट देखो इन्होंने हिंट तो दे ही दिया है, पैटर्न तो दे दिया है मेंस का। इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है, इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शनल ये हैं, सब्जेक्ट्स ये हैं, बट वो उन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है टॉपिक्स वो बोल रहे हैं आएंगे, पर उसमें चेंजेस होना रेयर ये लग रहा है, बहुत माइन्यूट से चेंजेस होंगे, टॉपिक लेवल पे चेंज होंगे, ये 1-2 टॉपिक प्लस माइनस हो सकते हैं, बाकी मोस्टली ये सिलेबस सेम ही रहने वाला है। अगर कुछ इसमें मेजर चेंज होगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, बट
तब तक जब तक ये चेंज नहीं होता है तो आप यही मान के चलें कि यही सिलेबस है जो प्रीवियस ACF FRO का सिलेबस था। अब देखो जो रिजल्ट हमने देखा उसमें एक जो मेन पॉइंट निकल के आया है कि इन्वायरमेंट सभी लोग ले रहे हैं। नाउ उसको देखते हैं कि वो ले क्यों रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात, उसमें स्कोर भी अच्छा आ रहा है, मैक्सिमम भी आप देखो टॉपर भी वही ले रहे हैं, मेंस ज़्यादा, और तीनों एग्जाम में ऐसा है जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों ने इन्वायरमेंट लिया है। एक ऑप्शनल तो सबका रहा है इन्वायरमेंट। अब देखो अगर आप सिलेबस देखो, इन्वायरमेंट पे आते हैं, ये FRO का सिलेबस है, हाँ FRO के PDF में, हाँ ये देखो ये इन्वायरमेंट का सिलेबस है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये मिक्स है और बहुत सारे सब्जेक्ट से ये ओवरलैप भी करता है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट से ओवरलैप भी करता है और छोटा है सिलेबस भी कंपेयर टू अदर। देखो ये वाले जो पार्ट हैं ये वाले आपको इजीली जो है बायोलॉजी वाली बुक में मिल जाएगा, क्लास 11th वाली, 11th और 12th वाली, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर आप जनरल स्टडीज़ की इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन करते हो वहाँ पे मिल जाता है। ये लोगों ने यूजुअली पढ़ा हुआ ही होता है, इज़न्ट इट। अगर इन्वायरमेंट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लोअर PCS की या PCS या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर इन्वायरमेंट उसमें एक सेक्शन होता है जनरल स्टडीज़ में, तो अगर आपने इन्वायरमेंट प्रिपेयर किया है तो हाफ ऑफ द सेक्शन ए आपका डन है इन्वायरमेंटल साइंस का। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो वो तो ऑलरेडी आपका फिर ये पूरा ही सेक्शन कवर है, क्योंकि ये बेसिक मतलब 11th-12th वाली टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के। अब देखो इसका पार्ट भी देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो कनेक्टेड है फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी भी पार्ट आपका जनरल स्टडीज़ का है। थोड़ा बहुत पार्ट इसमें आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी है, जो आपको इजीली 12th की बुक में मिल जाता है, क्यों, और वो आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हो। जो भी आपके ये जैसे पॉल्यूटेंट्स, ये सब इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। तो एक्चुअल में ये देखो यहाँ पे आप ये सारे नॉर्मल लैप्स रेट, ये सारी चीज़ें, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, ये सारा क्या है, ये क्लाइमेटोलॉजी तो है, ये इज़न्ट इट, क्लाइमेटोलॉजी तो है जो पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। सो एक्चुअली अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना ही है, फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ोगे तो उसमें 50% तो आपका ये ऐसे ही डन हो जाएगा। फिर आप उसी एग्जाम की जनरल स्टडीज के लिए एनवायरनमेंट भी पढ़ोगे, इज़न्ट इट, 25% वहां से डन हो जाएगा ये, और 25% बायोलॉजी बचेगा बस। ये 100% जो सिलेबस है एनवायरनमेंट का, इसमें वो जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो 50% है, मतलब ज्योग्राफी एज वेल एज, और इन्वायरमेंट आपका 25% के आसपास है। बायोलॉजी वाला सेक्शन 25% के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेन कैटेगरी जो हम 3 ही कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब बायो में भी क्या है, कोई अगर स्टूडेंट बायोलॉजी बैकग्राउंड का ही है तो उसका तो वो भी कवर हो गया। तो दैट्स वाई क्या है इसमें स्टूडेंट को बहुत कम प्रिपेयर करना होता है, मतलब करना पड़ता है, सिलेबस भी छोटा है, बहुत कम एफर्ट में इसमें काम चल जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आप देखोगे, टॉपर्स को देखोगे, मेंस अटेम्प्ट करने वालों को देखोगे, तो उन सब का सिलेबस आपको, सबका ऑप्शनल, वन ऑफ द ऑप्शनल आपको इन्वायरमेंट ही मिलेगा। घड़िया पॉइंट। तो देखो एक कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वन ऑफ द ऑप्शनल आप इन्वायरमेंट को ही चूज कर सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस को करेक्ट भी कर पाते हैं रियल लाइफ से, और ओवरलैप भी करता है ये जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या कंक्लूजन थे, और क्या क्या हमने ऑप्शन देखे वहाँ पे। एक देखा था आपका ट्रेंडिंग चल रहा था एग्रीकल्चर, और आपका एक था फॉरेस्ट्री, एक था जियोलॉजी, और वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी चल रहे थे। अब देखो एक तो मैंने क्लियर कर दिया कि एक ऑप्शनल आप इन्वायरमेंट ही रखो, आपको इजी पड़ेगा। उसके अलावा आप अगर बैकग्राउंड से हटके कोई सब्जेक्ट लेते हो तो वो आपको टफ ही पड़ेंगे कंपेयर टू इन्वायरमेंट। अब देखो एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री क्यों लेते हैं लोग, उसका रीज़न है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में भी ओवरलैपिंग है। जो एग्रीकल्चर में 50% बायोलॉजी है, 25% के आसपास इसमें आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, एग्रीकल्चर वाला सेक्शन, MSP वगैरह जो भी है, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सब जितने भी बायोलॉजी से हटके कंपोनेंट है एग्रीकल्चर के। और बाकी मिसलेनियस पार्ट है जो कोर एग्रीकल्चर का ही होता है, कुछ बायो है, कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, तो दैट्स वाई लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। और एग्रीकल्चर वैसे भी इन एग्जाम्स का पार्ट है ही। थर्ड चीज़ है कि एग्रीकल्चर का अगर आप कंटेंट भी देखो, एग्रीकल्चर का जो कंटेंट है वो आपको इंटरनेट पे फ्री भी अवेलेबल मिल जाएगा आराम से, मतलब आपको कोई ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दो तीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो उनके ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे PDF वाइज, लाइन बाय लाइन टॉपिक लिखोगे सब मिल जाएगा A to Z। इसलिए एग्रीकल्चर एक वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन रहा है लोगों का। फिर आते हैं फॉरेस्ट्री पे। फॉरेस्ट्री को एग्रीकल्चर से थोड़ा कंसाइज बोलते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट है कंपेयर टू एग्रीकल्चर। इसका भी अच्छी बात यह है कि इसका भी कंटेंट इजीली अवेलेबल है, रिसोर्स, और इसमें मार्क्स भी ठीक मिलते हैं। मार्क्स के लिए मैंने आपको डेटा दे दिया है, अभी डेटा रिप्रेजेंट किया था आपके सामने, इजंट इट। तो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, इनमें से आप कोई ऑप्शन देख सकते हो। देखो मैं आपको इन्वायरमेंट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि आपको इन्वायरमेंट तो लेना ही है, बाकी इनमें से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो मुझे एग्रीकल्चर में तो इंटरेस्ट है, तो बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी ऑब्वियस है। तो ऐसे ही अगर आपको थोड़ा कम टाइम में बायोलॉजी वाला टाइप का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है तो आप फॉरेस्ट्री के साथ जा सकते हो। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, दैट टू जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब जिसमें ये आपका लैंड फॉर्म्स ये सब पढ़ते हो आप, तो एक्चुअल में जियोलॉजी जो है वो उसी का एक्सटेंशन है मेनली, थोड़ा डीप में है, थोड़ा नहीं काफ़ी डीप में ही है, क्योंकि जियोलॉजी एक अलग ही डोमेन है। बट ये भी कनेक्ट होता है ये फिजिकल ज्योग्राफी से। तो इन सब्जेक्ट ये कहीं ना किसी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से कनेक्ट होते हैं। दैट्स वाई ये सेकंड ऑप्शनल की चॉइस में आते हैं लोगों की, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे आए, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब आपने अगर मान लो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपने जूलॉजी ली थी, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ली थी, CBZ ग्रुप से किया था, तो आप मैथ्स को ही ले सकते हो, कर लोगे मैथ्स? इम्पॉसिबल है, बहुत ही रेयर केस है। हाँ मैंने ऐसा जरूर देखा है कि मैथ्स वाला बायोलॉजी पढ़ के निकाल दे रहा है। अब उसके रीजंस पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, बट इतना है कि दो तीन चीज़ों का आप दिमाग में रखो। फेमस ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, टॉपर्स का डेटा दे दिया, ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक आप इन्वायरमेंट को चूज कर लो और एक आउट ऑफ दीज 3 देख लो, आप कोई भी सिलेबस को मैच करो, देखो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। अगर बायोलॉजी, जिसमें मतलब आपका बायोलॉजी इंटरेस्ट है, तो जिसमें इन तीनों में बायोलॉजी ज़्यादा है तो थोड़ा बायोलॉजी हायर वेटेज वाला ऑप्शन ले लो आप। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट कम है, तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो जियोलॉजी वाला ऑप्शन ले लो आप। वो आप देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो यही मेजरली देखो, आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है इस एग्जाम में। आप ऑप्शन कुछ भी लो, अल्टीमेटली मार्क्स आने चाहिए। बस आपको चूज क्या करना है, ऐसा ऑप्शन जिसमें मार्क्स भी आते हो, ऐसा ऑप्शन जिसका किसी ने एग्जाम, मतलब किसी टॉपर ने तो उसमें दिया हो एग्जाम, तभी तो कोई, मतलब अगर आप वीडियो यूट्यूब पे भी देखोगे तो टॉपर की वीडियो तो देखोगे उस ऑप्शनल से रिलेटेड कि कैसे प्रिपेयर करें। तो जब काफ़ी लोगों ने उसमें एग्जाम दिया होगा तो उसका रिसोर्स भी वो इजीली आपको बता पाएगा। तो दैट्स वाई आप इन 3 में से चूज कर सकते हो। PCM आप तभी चूज करें जब आपका ये एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, वरना ये आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और अगर आप इनके प्रीवियस ट्रेंड्स देखोगे वो रिजल्ट में, मेरे पास एक्सेल शीट भी है, अगर किसी को एक्सेल शीट चाहिए हो, मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक्सेल शीट बनाई है। आप फिल्टर लगा के हर एक के मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हो, उसमें किस में क्या मार्क्स रहे हैं, किस में कितने मार्क्स आ सकते हैं, जनरली क्या मार्क्स आते हैं, ऐसे सब कुछ। तो अब मैंने आपको इस ऑप्शनल के लिए पूरा मतलब जो है सिनेरियो दिखा दिया है, बैक्ड बाय डेटा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये डिमांड थी, कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियोस में, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखो इस एग्ज़ाम का 50% से, मेंस का 50% से ज़्यादा वेटेज आपका ऑप्शनल ही रख रहा है। तो क्यों ना ऑप्शनल चूज़ करते टाइम एक प्रॉपर मतलब या फिर गाइडेंस ली जाए, या प्रॉपर अच्छे से उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म किया जाए। अब देखो मैं आता हूँ, अब ये वीडियो के एंड की तरफ ही हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले अब लास्ट में एंड होते होते मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। माय नेम इज़ अमित सिंह, आई एम फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड। एज यूजुअल everyone is from Uttarakhand, that's why we are preparing for an Uttarakhand exam. Currently I work in a university as an assistant professor. It's a private university but a famous one. And apart from it, I have attempted PCS 2021 of Uttarakhand PCS as well as UP PCS. I appeared in the interview of both the exams. मतलब मैंने PCS का मेंस क्लियर किया है, UP PCS as well as Uttarakhand PCS। और जो उसी टाइम पे ये लास्ट FRO फॉरेस्ट रेंज का एग्ज़ाम हुआ था, और वो जो लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, ऑल्दो वो मेरा फेवरेट एरिया नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई स्किप देयर मेंस। तो मुझे क्या है, 9 साल से तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में,
और इन एग्ज़ाम्स को मैंने बहुत सारों को अटेम्प्ट किया है, बहुत सारों के मेंस दिए हैं, दो में इनमें इंटरव्यू दिया है पीसीएस में। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरा इन एग्ज़ाम्स को लेके, कैसे स्टडी करना है, कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे प्लान करना है, कौन कौन से सोर्सेज को आपको रेफ़र करना है, इन सब में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसी के लिए मैंने ये चैनल को बनाया भी है। और उत्तराखंड में प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स में कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो जीके का कंटेंट है वो कोई इंग्लिश में प्रोवाइड उतने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर पा रहा है। तो दैट्स वाई मुझे लास्ट में ये स्टेप खुद ही लेना पड़ा। मैंने कहा जब कोई नहीं कर रहा है तो हम ही करेंगे इस काम को फिर। तो आप इस चैनल से बने रहें और आपको बहुत ही अच्छा सॉलिड कंटेंट आगे जाके मिलने वाला है। और मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी इस वैल्यू से ऑप्शनल चूज़ करने में हल्की भी हेल्प मिली हो, हल्की भी गाइडेंस, तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब को नहीं पता आपको वैल्यू मिली है नहीं मिली है, उसको सिर्फ एल्गोरिदम समझ आती है लाइक और कमेंट की। अगर आप लाइक कर रहे हो इसका मतलब यूट्यूब उसको पॉजिटिव वे में लेके वीडियो को सर्च में लाता है, और वीडियो को सर्च में लाने का मतलब है कि वो और लोगों तक उसकी रीच जाती है। तो जो भी नीडी हैं, जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं कि ऑप्शनल कौन सा लूँ, फॉरेस्ट्री ले लूँ या ये ले लूँ या वो ले लूँ, तो उनके लिए थोड़ा गाइडेंस वीडियो था, बैक्ड बाय डेटा। नाउ अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है, आप सिलेबस रखो, अपना इंटरेस्ट एरिया देखो, और जब कुछ नहीं समझ आ रहा कुछ भी ले लो। ऐसा ही है, दो तीन आइडेंटिफाई कर लो कि इन तीन में से एनवायरनमेंट तो लेना ही है, इन तीन में से एक ले लूँगा। अब देख लो लास्ट में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कुछ भी एक पिक कर लो, क्योंकि जब आप अच्छे से किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो मार्क्स तो उसमें आ ही जाते हैं। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ सकता हूँ, तो फिर फॉरेस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ, इज राइट, एग्रीकल्चर भी पढ़ सकता हूँ, जियोलॉजी भी पढ़ सकता हूँ, तो कुछ भी चूज कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये जेनरिक लेवल के ही वो हैं आपके ये ऑप्शंस, तो आप इनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मेरे साथ इस चैनल में बने रहें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आपका कोई भी कमेंट है FRO ACF से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड, कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें नीचे, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं बहुत इंसाइटफुल जो है आपका PDF ये सब शेयर करता हूँ, जो मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं। बेसिकली मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, खुद से रिसर्च करके मैं कंटेंट बना के इसमें डालता हूँ, और मेरी जो भी वीडियो आती है उसका लिंक भी सबसे पहले इन्हीं पे डलता है। तो इसलिए आप इस चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, मतलब लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है। व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे मैं वीडियो के लिंक शेयर कर सकता हूँ आपसे। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो इस लिंक पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अबाउट सेक्शन में आप जा सकते हैं मेरे चैनल के, वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे इन दोनों के, अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल के। फिर आपका मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जिसमें ये चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल है। इसमें मैंने क्यों बनाया इसको, देखो कुछ कंटेंट को जैसे कि मुझे एक्सप्लेन करना है, बट उसमें क्या है कि मुझे 10 मिनट की वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि वो कंटेंट है ही नहीं। 60 सेकंड का 90 सेकंड में कोई बात मुझे बतानी है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स का और इंस्टाग्राम का रील्स का सहारा लूँगा। दैट्स वाई मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, और अगर आप कमेंट करोगे, आपकी कोई नीड है, आप कमेंट करें ज़रूर। और मैं यही कहूँगा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो। लाइक तो ज़रूर करें अगर आप इतनी सी भी 1% भी आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। तो दैट्स इट फॉर द डे, let me call it a day. Thank you so much for watching this video.